What is the pressure जो आप फेस करते हो टू हैंडल हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी केसेस? सच बताऊं तो जितने हम लोगों के एक्टर एक्ट्रेस हैं उतनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। कोई एक पर्टिकुलर लेके नहीं आता है। तो और क्या क्या आपको फोटोज दिखाते हैं ये सेलिब्रिटीज की? एक तो लिप हो गया। फिगर दिखाते हैं कि इस तरह के मुझे कर्व्स चाहिए। जो लेडी सेलिब्रिटीज क्या डिमांड करती है मोस्टली, एंड मेल सेलिब्रिटीज क्या करते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखो लेडीज, जैसे मैं पिछले 2 डिकेड्स में देखता हूँ कि गायनेकोमेस्टिया प्रॉब्लम, जिसको हम लोग मेल बूब्स कहते हैं, बहुत बढ़ गई है। और ये इस कदर पेशेंट की साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है ना कि ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे मोनी रॉय के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने फोरहेड रिडक्शन सर्जरी करवाया है, और लोग इस पर बहस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, रीजनिंग दे रहे हैं कि उनके एक लाइन यहाँ आ रहा है, एक लाइन यहाँ आ रहा है, शायद हाल ही में करवाया होगा। वो क्या है एक्चुअली कतरीना कैफ? यह कतरीना कैफ अगर देखा जाए पहले से थोड़ी सी बल्की थी, नो डाउट स्लिमर हुई, लेकिन राजकुमार राव का ये लुक, बिल्कुल ये तो मैं बोलूँगा इतना ट्रॉल हुआ इनका जॉ फिलर ट्रीटमेंट से, मैंने उनका जो नेचुरलिटी थी वही ख़त्म हो गई। ये बहुत सही। ये तो मैं बोलूँगा कि ये जो है सबसे पहले ऐसे सेलिब्रिटी थे जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो उनका ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वो स्टार्व्ड हो गए हैं। मैंने उनको खाना पीना नहीं मिल रहा और सब कुछ श्रिंक हो गया है। ये सारे प्रोसीजर्स का कोई साइड इफेक्ट्स होता है? तो इससे क्या है कि मैं ये मेरा एक ड्रीम है कि डेफिनेटली एक ना एक दिन ये चीज़ बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। मैंने कहने का मतलब है कि सिद्धार्थ, आज और तुम हम जैसे बैठे हुए हैं, आज से 10 साल बाद ऐसी तरह से दोबारा बैठे होंगे। सर बोटॉक्स का कोई एज होता है, आइडियल एज होता है करने के लिए? बिल्कुल। ये क्या हेयर लॉस ट्रूली इररिवर्सिबल होता है? One of the world's finest cosmetic surgeons, one of the world's finest aesthetic trainers. इन्होंने 7,000 से ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट्स किए हुए हैं, 2,500 से ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरीज की हुई है, एंड वर्ल्ड रिनाउंड ट्रेनर हैं ऑफ कोर्स इन एस्थेटिक्स। कायाकल्प इनका फेमस क्लिनिक है, वही इज डन वंडर्स इन कोलकाता। मेरे अजीज दोस्त डॉक्टर विक्रम सिंह राठौर, कैसे सर जी? थैंक यू सिद्धार्थ, आई एम रियली फीलिंग वेरी नाइस एंड आई एम ऑनर्ड दैट आई एम विद यू टुडे एट योर पॉडकास्ट। और मैं भी जानता हूं कि आप क्या करिश्मा करते हैं व्हेन इट कम्स टू कॉस्मेटिक सर्जरीज, एस्थेटिक ट्रेनिंग्स, एंड आई वांट टू टॉक टू यू ऑल अबाउट दैट। पर एक लाइन था जो बच्चन साहब कहते थे एक फिल्म में, मूछे हो तो नथुलाल जैसी वरना ना हो, मूछे हो तो विक्रम सिंह राठौर जैसी वरना नहीं हो। सर लव इट। Thank कितने you. सालों से मूछें से रखी आपने? सच बताऊं तो ये पहले तो मैं गोटी रखता था। हाँ। वन ऑफ माय गुरु, आई डू लॉट ऑफ साइकिलिंग जी। तो एक दिन अचानक से वो गुरुजी ने बुलाया, हम लोग 15-20 लड़के थे, उनमें से बोला कि आप ना इसको हटा दो और ऐसा करो और 1 साल बाद मेरे से मिलना। तो मेरे को करीब 2 साल से ज़्यादा हो गया ये टायर में। मजा आ जाता है सर। हाँ, माने आपके काम के साथ साथ लोग मूछों पे भी फोकस करते हैं आपका। ट्रू। ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए यूज की गई है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन्स, ठीक है? ये टाइटल हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ा? वेल सिद्धार्थ, ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सर मैं हमेशा अच्छे सवाल पूछता हूँ। राइट, दैट्स द ब्यूटी, दैट्स व्हाई वी आर गुड फ्रेंड्स। तो क्या है ना, मैं बोलूँगा इनको मैं 3 चीज़ों में डिस्क्राइब करूँगा। पैशन, प्रिसीशन माने सटीकता, पैशन मतलब जुनून हुआ, और पेशेंस मीन्स धैर्य। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मैं पिछले 19 सालों में 7,000 से ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट कर चुका हूँ, करीब 2,500 या 3,000 तो लाइपोसक्शंस कर चुका हूँ, और हर हफ्ते 30 से 40 में एस्थेटिक प्रोसीजर्स करता हूँ। ये मेरा रूटीन है। तो ये जो नंबर्स जो है ना, ये सिर्फ क्या कहेंगे कि वो लेवल पे पहुंचने के लिए नहीं है।
सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, आप जो है किस तरह से लोगों की ज़िंदगी को बदलते हो और सेफ्टी पे प्राथमिकता देते हो, और इसके अलावा कितना नेचुरल रिजल्ट दे पाते हो, और कितना आप क्या कहेंगे कि मोरालिटी को मेंटेन करके चलते हो, वही मेरे लिए सब कुछ है। क्या बात है। मुझे ये वर्ड मोरालिटी बहुत अच्छी लगती है कि आज के ज़माने में स्किल बहुत लोगों के पास होता True. है। मोरालिटी एथिकल वो एथिकल ये प्रैक्टिस। टर्मिनोलॉजीज बहुत कम सुनने लगा हूं, पर आप में वो बात है, सो आई एम सो सो हैप्पी। पर मैंने सुना है कि आप अपने परिवार के पहले डॉक्टर हैं, तो ये रिबेल बनना पड़ा क्या कि ये फील्ड में घुसने के लिए? सही बताऊं तो मैंने मेडिसिन को नहीं सुना, मेडिसिन ने मुझे चुना। क्योंकि ना मैं बचपन से ही ना, मेरा एक इंटरेस्ट था कि ये बॉडी काम कैसे चल करती है और कैसे चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जब मैं बीमार पड़ता था, हालांकि पता है ना, बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो मैंने नॉर्मल चीज़ों से ही तो ठीक हो जाता है, लेकिन मैंने अपने पापा को बोलता था, पापा मुझे ना वो डॉक्टर के क्लिनिक पे ले जाओ। तो वो जो फिनाइल की सुगंध आती थी ना, वो मुझे मजा आता था। मज़ा आ जाता था। और डॉक्टर जब आता था, एकदम सफ़ेद कपड़े, क्लीनलीनेस, बस वो मुझे ना बचपन से ही अट्रैक्ट करी। और मैं थोड़ा सा बड़ा होके भी बीमार पड़ा, तो मैं मान लो 5वीं क्लास 6ठी क्लास में भी बीमार, तो पापा को मैं यही कहता, पापा मेरे टीचर थे, तो स्कूल से जब आते थे, मैंने कहा पापा मुझे ना डॉक्टर के क्लिनिक ले चलो, वहाँ जाके मैं ठीक हो जाऊँगा। दिस वाज़ द थिंग। तो कालांतर में क्या हुआ, तो मेरा ये कैसे जो हीलिंग के प्रति एक अट्रैक्शन हुआ, जिस कारण से मैं ये डॉक्टरी प्रोफेशन में आ गया। क्या बात है। एंड पहली बार बहुत सालों के बाद मैंने सुना है ये जो डॉक्टर वाला रूम का स्मेल जो आता है वो आपको बहुत अच्छा लगा। हाँ, अभी तक मुझे वो भीनी-भीनी खुशबू याद है फिनाइल की, अरे क्या व्हिच बात। इज़ नाउ लैकिंग। अगर आज के क्लिनिक में जाओ तो आज कहाँ वो सुगंध है? क्यों ऐसे? वो तो सब आर्टिफिशियल परफ्यूम्स आ गई हैं। वो हम्म। फिनाइल वाला तो ओरिजिनल फिनाइल तो रहा ही नहीं। गैंडा ब्रांड में वो उसका गुलाब का है, किसी के अंदर रजनीगंधा है, एंड यू नो। अरे यार। बट आप कॉस्मेटिक सर्जरीज में घुसे, या जेन्युइनली बताइए कि कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था आपके लाइफ में जिसकी वजह से आप कॉस्मेटिक सर्जरीज की ओर गए? एकदम, मैं जब मेरे शुरुआती समय में जब मैं प्लास्टिक सर्जरी में घुसा, तो आई वाज़ ट्रीटिंग, मैं एक बर्न विक्टिम को ट्रीट कर रहा था मैं। तो उसका जो हीलिंग जब हुआ, तो वो हीलिंग ना, जो जो बर्न का ट्रॉमा था उससे भी गहराई में था। क्योंकि जब वो आदमी जब ठीक हो आया, तो उसका कॉन्फिडेंस और सोशल लाइफ जो मिला, तो इससे मुझे ये एहसास हुआ कि कॉस्मेटिक सर्जरी जो है ना, ये एक वैनिटी या घमंड नहीं है। ये असल में उसकी डिग्निटी और रियल लाइफ को वापस लाने में है। इसलिए मैं ये कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा हुआ। इनफैक्ट कॉस्मेटिक सर्जरी ओवर अदर फील्ड्स, क्यों? क्योंकि हाथ में है एस्थेटिक्स का प्यार या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट? आपका लक्ष्य क्या रहता है? सही बताऊं तो सिद्धार्थ, दोनों ही का ही बराबर रोल है, एकदम। देखो, एस्थेटिक्स में क्या है, आपको प्रिसीशन और सटीकता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी जब किसी व्यक्ति पे होती है, तो उसका जब खुद का एक परसेप्शन उसके कॉन्फिडेंस को देता है, और जब वो मरीज़ कॉन्फिडेंसली जब ठीक होके खड़ा होता है, या एकदम फुल चेहरे से मुस्कुराता है, और तभी मुझे लगता है कि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू सर्जिकल एक्सीलेंस है। अब हमारी कंट्री जो है हाँ। सेलिब्रिटी से बहुत प्यार करती है, ये True. आप जानते हैं और मैं जानता हूँ। एक इनफैक्ट इंस्टाग्राम रील्स पे आप देखते हैं, अच्छा ये सेलिब्रिटी ने लाइपोसक्शन किया है, ये सेलिब्रिटी ने लिप्स के साथ ये किया है, नाक ऐसे किया है, फोरहेड बड़ा किया है, आईब्रोज ये किया है, और लोग बैठ के घंटे उसको असेस करते हैं, है ना? एकदम बात आप भी सही है। देखते हो। हाँ, ट्रू। मैं जानता हूं कि आप जेन्युइनली बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल करते हो। व्हाट इज द प्रेशर जो आप फेस करते हो टू हैंडल हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी केसेस? बहुत अच्छा सवाल है। सच बताऊं तो किसी सेलिब्रिटी का नाम लेना या उनके बिफोर आफ्टर हमको बताना या बोलना, मैं एक पॉलिसी मेरे क्लिनिक में फॉलो करता हूं कि एकदम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं चलिए, हम मैं लोग। रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। प्रोसेस बताइएगा। प्रोसेस में ये होता है कि हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जो व्यक्ति जो चीज़ चाहता है, उसको हमको रियल में ज़्यादा ओवरडन करके ना दिखाएं, जिससे कि उसकी नेचुरलिटी मेंटेन रहे।
और ऑब्वियसली स्टाफ भी वैसा रहता है कि वो उस तरह का डेकोरम मेंटेन करें, टेक्नोलॉजी वैसी यूज़ करें। और इन लोगों का क्या होता है कि माने वो लोग जब कैमरा पे आते हैं तो 1 मिलीमीटर का जो कोई प्रॉब्लम है, मान लो बालों के बीच में 1 मिलीमीटर का गैप है असल में, लेकिन जब कैमरे पे दिखता है वो तो 1 सेंटीमीटर दिख रहा होगा, जब मैग्नीफाई हो जाता है। मैग्नीफाइड हो जाता है। तो उनके लिए हम लोगों को ये कैमरा के अनुजाई उनका प्रोफाइल और कैसे उनकी खुद की खासियत मेंटेन रहे, ये देख के मेरे को प्लान करना पड़ता है। मेरे पास कई सेलिब्रिटीज आपके यहाँ से दिल्ली आते हैं, तो बट आई डोंट वांट टू कोट देयर नेम्स। नहीं मत पूछिए सर, मैंने जबान दी है, बट आई वांट टू नो, अब ये सेलिब्रिटीज, ये बॉलीवुड एक्टर्स हो, इंडियन एक्टर्स हो, मॉडल्स हो, ये लोग कौन से प्रॉब्लम के साथ आपके पास आते हैं? किस तरह तरह के प्रॉब्लम्स? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सच बताऊं तो जितने हम लोगों के एक्टर एक्ट्रेस हैं उतनी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कोई एक पर्टिकुलर लेके नहीं आता है। तो इन डेप्थ बताइए। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई व्यक्ति ना बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है कि मैं ये कहूँगा कि करीब आते हैं 30% ऐसे होते हैं कि जो एकदम फोकस्ड हैं कि मेरे को अपनी ना सिर्फ ब्लेफरोप्लास्टी करानी है, या मेरे को ये नाक में थोड़ा सा टिप डाउन है इसको ऊंचा कर दो, या ये थोड़ी सी चौड़ी है इसको ऐसा कर दो। तो 30% लोग फिक्स रहते हैं, या उनको कहीं का बोल रहे हैं कि मैंने बहुत एक्सरसाइज करी, डाइट करी, मेरा ये लव हैंडल नहीं जा रहा है, तो वो कर दिया, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी आते हैं, मतलब दे आर फिक्स्ड। लेकिन 70% अनुमान तक मैं बोलूँगा कि उनको हमारे प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि एक तो इन लोगों का कहते हैं दे आर इनटू ट्रेंड एंड पीपल आर आल्सो फॉलोइंग देम, उनके ऊपर भी एक सोशल प्रेशर रहता है, तो ऑफन दे आर कंफ्यूज्ड। तो मैं ये देखता हूँ कि क्या प्रोसीजर और किस तरीके से करने से उनकी खासियत बनी रहे, उनकी नेचुरलिटी बनी रहे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि व्यक्ति ए देखने में था, उसको बी की तरह नाक दे दी, नहीं। ए व्यक्ति को ए ही रहना, लेकिन उसका बेटर वर्जन देना है मुझे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है, अगेन नो नेम्स टेकन, बट बताइए कि एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो जो आके बोलता है, यू नो विक्रम जी, मुझे लिप्स ऐसी एक्ट्रेस की तरह चाहिए, मेरा लिप्स मुझे पसंद नहीं है, और आपको लिटरली पिक्चर दिखाते हुए एक्ट्रेस का 100% होता है। अरे राजा हाँ, देख, मैंने वो पिक्चर दिखाते हैं बकायदा कि सर आई वांट माय लिप लाइक दिस, मेरे को इस तरह के लिप कर दीजिए। तो इसमें भी क्या, मेरे को सच बताऊं, मैंने वी फील लॉट ऑफ प्रेशर, मैंने तो उस टाइम पे हमको ना उनको समझाना होता है, देखो लिप में ये पॉइंट हैं जिनको इम्प्रूवमेंट करने से आपकी नेचुरलिटी मेंटेन रहेगी, और इसके अलावा आप जो दिखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, या कैमरे पे या फोटोग्राफ में या सेल्फी में कैसा दिखना चाहते हैं, तो वैसा मिलेगा। कभी भी ना कॉपी पेस्ट नहीं हो पाता ये चीज़। तो और क्या क्या आपको फोटोज दिखाते हैं ये सेलिब्रिटीज की? एक तो लिप हो गया, इसके क्या? फिगर दिखाते हैं कि इस तरह के मुझे कर्व्स चाहिए, जो ज़ीरो फिगर एक टाइम पे बहुत चल रहा था कि डाइट और एक्सरसाइज करने से ज़ीरो हो जाता है, लेकिन हकीकत में ज़ीरो होता नहीं। आप कितना भी एक्सरसाइज डाइटिंग करो, लव हैंडल्स, यू नो दीज टायर्स, सम ऑफ द टायर्स रिमेन, वो रह ही जाते हैं फैट के बल्ज। तो उनको फिर हम लोग को लाइपोसक्शन करके क्लियर कर देना होता है। अब दिखाते हैं कि ये देखिए, कुछ कुछ तो आप देखोगे ना, कुछ पिक्चर्स या मॉडल्स ही ऐसे होते हैं जो कि ना इनबॉर्न वैसी होती हैं, मैंने उनकी फिगर ही वैसी होती है। लेकिन अगर कोई नोशन लेके आए कि मेरे को ऐसा ही कॉपी पेस्ट करना है, तो वो संभव नहीं है। हम लोग को उनको रियलिस्टिक पिक्चर देनी है, एंड देन हम लोग वो सर्जरी या जो उनको ज़रूरत है वो करते हैं। टमी टक होता है, लाइपोसक्शंस, हेयर ट्रांसप्लांट, नोज जॉब्स, ब्लिफरोप्लास्टीज, फेस लिफ्ट सर्जरीज, ये सभी कुछ होता है। तो अगर कभी कभार आप बोलते हैं सेलिब्रिटीज को कि देखिए ऐसा लिप करवाना आप पे अच्छा नहीं लगेगा, क्या वो प्रोटेस्ट भी करते हैं आपके साथ? करते हैं बहुत। एक्चुअली क्या होता है, जो सेलिब्रिटी होते हैं उनके साथ ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ऑफन दे आर अल्ट्रा फोकस्ड एंड फिक्स टू द आइडिया। तो इसको डीमिस्टिफाई करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए हमको बहुत टाइम लगता है। कभी कभार क्या होता है कि जो जो पिक्चर्स होती हैं, यू नो आजकल फिल्टर्स का युग है, तो असली में लेकिन वो नहीं होता है। तो मेरे को ये भी क्लैरिफाई करना होता है कि आप जो लिप देख रहे हैं किसी का, वो शायद उसका असली नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम है ना वो कैसे करके हुआ है। तो एट टाइम्स दे गेट कन्विंस्ड, ऐसा होता है। कभी हुआ है कि वो कोई और डॉक्टर के पास गए, ठीक है, और बोलते हैं सर ये सर्जरी गलत हो गई, आप संभालो, लोग मेरे पे हंस रहे हैं, सोशल मीडिया में लोग मुझे डिकोड कर रहे हैं, और आपको बोलते हैं प्लीज अब
जो सर्जरी गॉन रॉन्ग बाय अनदर सर्जन, उसको आप ठीक करो। बिल्कुल, ये तो सबसे कठिन सिचुएशन होती है, हाँ, क्योंकि क्या होता है हमारे किसी कोलीग ने किया होता है, तो पहले तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उस कोलीग को बताऊँ कि भाई इफ़ पॉसिबल इसको ठीक करो, यदि नहीं कर पा रहे हो देन कितना मैं उसको सुधार सकता हूँ, दैट आई विल गाइड। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कोई सर्जरी होती है तो उसका एक डाउन टाइम होता है, और ख़ासकर ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनको लगता है कि यार आज ऑपरेशन कराया, कल से ना मैं शूट पे चली जाऊँगी, नहीं। क्योंकि चीज़ों को रीमॉडलिंग होने में, सेटल होने में कभी-कभी 3 महीने, 6 महीने भी लग जाते हैं। तो इनिशियली मेरे को काउंसलिंग ही नहीं करनी होती है कि भई आप इंतज़ार कीजिए, उसको सेटल तो करने दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, देन थिंक ऑफ डूइंग करेक्टिव सर्जरी। तो कभी कभार मान के चलिए आपने लिप सर्जरी करी, मैं लिप को कह रहा हूँ कि ज्यादातर मैं लिप इधर का उधर देखता हूँ, मैंने सडनली वो एक्ट्रेस इतनी प्रिटी होती है, एक एक्ट्रेस है जो बहुत प्रिटी है, ज्यादा फिल्में नहीं करती बट सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर है, ओके। एंड सडनली उनके लिप्स इतने बड़े हो जाते हैं। आपको समझ है कि अब ये भी सर्जरी हुई है, इस सिचुएशन में क्या वो एक्ट्रेस को घर पे रहना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनिशियली सब दिख जाता है बिफोर इट्स सेटल्ड, राइट? एकदम। यहाँ मैं आपको बताऊँ इसमें ना क्या होता है कि कुछ तो सर्जरीज़ होती हैं और कुछ एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स होती हैं, जिसके अंदर आप जैसे बोल रहे हो ना कि आपने पहले देखा कि एकदम अच्छा लिप दिख रहा था, अचानक से अगले दिन लिप फूल गया। तो एक्चुअली क्या होता है फिलर ट्रीटमेंट्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है कभी-कभी जो नोविस इंजेक्टर्स होते हैं या सही से असेस नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा इंजेक्ट कर दिया एंड यू नो लिप जो है फिर वो ख़राब की तरफ चले जाते हैं। तो या तो उस टाइम पे पेशेंट को वेट करो या फिर जो फिलर दे रखा है प्रोडक्ट उसको हम लोगों को डिसॉल्व करना पड़ता है। लेडी सेलिब्रिटीज क्या डिमांड करती हैं मोस्टली, एंड मेल सेलिब्रिटीज क्या करते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखो लेडीज़ सबसे ज़्यादा ना लुक्स पे अपना ध्यान देती हैं कि फेस में कुछ ब्लेमिशेस हैं या सैगिंग है या टायर्ड लुक आ गया है या क्या कहते हैं कहीं पे फैट है जो जिसको डबल चिन हुआ या लाइपोसक्शन है या बॉडी कंटूरिंग है, माने पूरा ही बॉडी को वो एकदम से शेप में करना चाहते हैं या किसी कारण से ब्रेस्ट लूज़ हो गए हैं तो अपने को ब्रेस्ट को लिफ्ट करना पड़ता है या हैवी ब्रेस्ट है उनको रिड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कॉमन सर्जरीज एंड राइनोप्लास्टीज एंड ब्लिफरोप्लास्टी जो पलक की सर्जरी होती है, अपर जो ऊपर की पलक में नहीं होता एक फोल्ड एक्स्ट्रा आ गया या नीचे में अचानक से बैग दिखने लग गए कि वो क्या है जैसे लगने लग जाता है उम्रदार हो गई हैं, तो उस चीज़ को हम लोगों को सर्जरी से ठीक करना पड़ता है। और लड़के लोगों के अंदर और एक जो चीज़ मैं बताऊंगा फीमेल्स में, आजकल एक मॉमी मेकओवर का एक ट्रेंड है। उसमें क्या होता है कि आपको पता है प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि नहीं मेरा कैरियर ख़त्म, डिप्रेशन में चली गई, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो एक मॉमी मेकओवर सर्जरी है, जिसके अंदर ब्रेस्ट लिफ्टिंग, टमी टक सर्जरी और लाइपोसक्शन कंबाइन रहती है। मैं हाल ही में आपको एक एग्जांपल दूँगा, मेरी एक पेशेंट थी, करीब 32 साल की पेशेंट थी। उसने ट्विन डिलीवरी हुई और ट्विन डिलीवरी में पता ही है पेट बहुत फूल जाता है, इतने स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, ये मसल्स होती हैं ना जो अपने लोग पैक एब्डोमेन दिखाते हैं, तो वो तो बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए एकदम गैप आ जाता है, एक हर्निया जैसा बन जाता है और एक्स्ट्रा फोल्ड्स ऑफ स्किन आ जाते हैं। तो वो जब मेरे क्लिनिक में घुसी ना, शी वाज़ सो डिप्रेस्ड, मतलब ऐसे लग रहा था कि वो बहुत मायूस है। कभी-कभी उस वो मेरे को जब मैं उससे बात कर रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ, उसको ना सुसाइडल एंड ऐसे भी दिमाग में आ रहे थे सवाल। तो करीब मेरी ना 1 घंटा उससे काउंसलिंग हुई। तो काउंसलिंग होके मैंने उसको समझाया कि आप जो प्रेगनेंसी से पहले जैसे दिखते थे, ये मॉमी मेकओवर सर्जरी के द्वारा मैं आपको वैसा ही दे सकता हूँ। एंड उसके बाद जब उसका ऑपरेशन हो गया, सब कुछ सेटल हो गई, सडनली 2 हफ्ते बाद क्या हुआ, मेरे क्लिनिक में ना एक बहुत बड़ा गुलदस्ता आया, कभी 4 साढ़े 4 फुट का ऊँचा, माने मेरी टेबल से ऊपर दिख रहा है। एंड इतनी मिठाइयों के पैकेट भेजे उसने और गिफ्ट्स अलग से, तो मैं समझ सकता था कि वो कितनी डिप्रेशन और कितनी मायूस थी, जो कि वो इतना खुश हो के मेरे को ना, मैं आई वाज़ जस्ट ओवरवेल्म्ड कि ऐसा भी हो सकता है मॉमी मेकओवर सर्जरी के बाद पेशेंट का रिस्पॉन्स। और आपने जैसे मेल्स के बारे में पूछा, जो लड़के हैं, लड़के भी आजकल जो हैं कि दे आर वेरी कॉन्शियस, वो भी अपने लुक्स के बारे में बहुत कॉन्शियस हैं। वो हेयर ट्रांसप्लांट तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं ये बताऊँगा कि आजकल बालों का कम हो जाना, कम, कंजा नहीं,
कम हो जाने पर भी पेशेंट आ जाते हैं कि सर मैं गंजा नहीं होना चाहता हूँ, कुछ कर दो अभी। और जिनके उड़ गए हैं, नहीं ध्यान दिया वर्क प्रेशर में या जेनेटिक कारण से, तो वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज कराते हैं। सेकेंडली मैंने देखा है कि आजकल जो है, जो मेल बूब्स या ऐसा गायनेकोमेस्टिया आपने सुन रखा होगा, या लोगों को मालूम मैंने है। सुना है, पर आप डिफाइन करिए अच्छा, प्लीज। गायनेकोमेस्टिया एक्चुअली क्या है, इट्स अ वेरी बर्निंग प्रॉब्लम। माने हम लोगों का खान पान, जो अपने लोगों का दिनचर्या है, कि देखोगे सबकी सीडेंटरी लाइफ हो गई है। या तो पहले क्या था, सारे बाहर खेलते थे, गिल्ली डंडा, कंचे और क्या नहीं क्या खेलते थे। आजकल क्या है, मम्मी भी लैपटॉप दे देती है या टैब दे देती है, चल बेटा इसी में लगा रहे, मम्मी भी बिजी है। तो और फिर फास्ट फूड का कल्चर आ गया, और चीज़ें भी कुछ एडल्ट्रेटेड मिलती हैं। कि जैसे मैं पिछले 2 डिकेड्स में देखता हूँ कि गायनेकोमेस्टिया प्रॉब्लम, जिसको हम लोग मेल बूब्स कहते हैं, बहुत बढ़ गई है। और ये इस कदर पेशेंट की साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है ना, कि ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं आपको एक घटना बताऊँ, करने के लिए तो मैं इतनी सारी स्टोरीज है, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना बताता हूँ। बताइए ना। करीब मैं बोलूँगा ऐसे 15 साल पुरानी बात होगी, 14-15 साल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। क्या था कि एक लड़का जो है वो घर से निकलता था, स्कूल नहीं जाता था। 1 महीने बाद उसके घर पे चिट्ठी आई। उसकी माँ ने पूछा कि चिट्ठी थी कि योर वार्ड इज एब्सेंट फॉर लास्ट 1 मंथ। माने वो स्कूल ही नहीं आ रहा है 1 महीने से। तो उसकी मम्मी का ना पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उसको याद आया कि बच्चे ने बोला था कि मम्मी मेरे को इतना बुलिंग करते हैं, ये जो ब्रेस्ट बढ़ गया है कि क्लास के लड़के। एंड वो मेरे ख्याल से तब क्लास 9 या 10 में पढ़ता था। तो जबकि उसकी माँ ने अपने हस्बैंड को भी बोला कि बेटे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो पिताजी क्या बोले, अरे यार हमारे खानदानी देखो, मेरा भी है, हमारे दादाजी का भी था, पिताजी का भी था, इसको कुछ नहीं है। तो उसकी माँ ने रियलाइज़ किया कि ये कितना उसको गहरा चोट मिल रहा है, कि वो एक घर से निकलता है टिफ़िन लेके, पार्क में बैठा रहता है, स्कूल नहीं जाता है। वो तुरंत मेरे पास आए और मैंने बताया कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, और फिर मैंने उसका ऑपरेशन किया, सब कुछ ठीक हो गया। अभी लॉकडाउन के बाद मैं आपको बताऊं, वो मेरे क्लिनिक में आया विद अ गिफ्ट, और मुझे पता, एक अच्छा सा जर्मनी का वो पेन लेके आया मेरे लिए कि सर मैं जर्मनी की एक जो रेवा कंपनी है उसके अंदर मैं इंजीनियर हूं। तो आप सोच सकते हो उस बच्चे का कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा इस सर्जरी से। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी है। और एक पेशेंट था ना, सुसाइडल टेंडेंसी आ गई उसके अंदर, वो खुद ही ब्लेड से ना अपना ब्रेस्ट काट लिया। मैंने 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 कहते हैं ना कि लड़कों में इमोशंस नहीं है, लड़कों में भी इमोशंस हैं। तो लड़के भी चाहते हैं उनका एस्थेटिक ट्रीटमेंट हो। सिर्फ ये मेल सेगमेंट ही नहीं चाहता है, फीमेल सेगमेंट भी ये कॉस्मेटिक सर्जरी चाहते हैं। पर ये क्यों मैं स्पेशली सोशल मीडिया में देखता हूँ कि ऐसे ऐसे सर्जरीज होते हैं जहाँ पे आपको शक्ल देख के ही पता चलता है कि इन्होंने करवाया है। बहुत सही सवाल पूछा आपने। इसमें क्या होता है कि इल एक्सपीरियंस, मैंने कम एक्सपीरियंस या लेस स्किल्ड या प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है जिस सर्जन की, या ऐसा भी है कि जो क्या कहते हैं, सही में सर्जरी करने के लिए उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि जो कर सकते हैं, डुएबल है। जैसे कि खासकर क्या होता है, फिलर्स हुआ, बोटॉक्स हुआ, ये करते हैं, और वो क्या इस ऐसा करने में ना ज़्यादा कर देते हैं, और ज़्यादा करने के कारण ये ओवरफिल्ड जैसा लगता है। जैसे कि मैंने इतने गाल फूल गए हैं कि लग रहा है कि, जो आपने बताया ना कि देख के ही आप बोल सकते हो कि ये भाई नेचुरल नहीं है, अननेचुरल चीज़ है। तो इसमें स्किल्ड डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये अनस्किल्ड जैसे रिजल्ट और अननेचुरल रिजल्ट हम लोगों को मुझे देखने को मालूम है, मिलते हैं। बहुत साल पहले की कहानी है ये। कोई ना मित्रा एक बहुत रिनाउंड एक्ट्रेस थी, एटलीस्ट बहुत ग्लैमरस थी, या और सडनली बिकॉज ऑफ रॉन्ग कॉस्मेटिक सर्जरीज, आई लाइक टू बिलीव कि उनका पूरा फेस का हुलिया बढ़ गया और उनको बदल गया और उनको काम नहीं मिल रहा था। आपने एकदम ये सही कोट किया है कि इसमें ये बोलना चाहूँगा, देखो कोई भी सर्जरी या कोई भी ट्रीटमेंट, उसका एक रिस्क फैक्टर रहता है। तो हम लोगों को वो रिस्क फैक्टर जज करना होता है, पेशेंट को रियलिटी में एग्जामिन करके देखना होता है कि क्या वो सर्जरी उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। यदि सूटेबल नहीं है तो अपने को उस तरह से भी नहीं करनी है कि चीज़ें गलत पे चली जाएं। तो अब एक बार चीज़ें, कुछ कुछ ऐसी सर्जरीज होती हैं जो एक बार, जैसे मान लो नाक एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि अगर एक बार हुआ तो ठीक है,
उसको करेक्ट करने का स्कोप है तो हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इतना ग्रॉसली खराब हो गया है तो फिर किसी के लिए उसको ठीक कर पाना नामुमकिन हो जाता है। जैसे मोनी रॉय के बारे में बोला जाता है कि उन्होंने फोरहेड रिडक्शन सर्जरी करवाया है और लोग इस पर बहस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, रीजनिंग दे रहे हैं कि उनके एक लाइन यहाँ आ रहा है, एक लाइन यहाँ आ रहा है, शायद हाल ही में करवाया होगा। वो क्या है? एक्चुअली मैंने भी देखा है वो पिक्चर जो है, यहाँ पे दो उभरे हुए जो हैं चीज़, मेरे को नहीं लगता कि वो फोरहेड सर्जरी रिडक्शन का कोई रिजल्ट है। वो कुछ और ही है, या तो हो सकता है वहाँ पे फिलर है, या फिर इमीडिएटली उन्होंने ऑपरेशन कराया है तो वहाँ पे उनका जो ईडिमा टिश्यू फ्लूइड है वो शायद जमा हो सकता है। तो इस ये बोल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी सर्जरी कराओगे उसका एक डाउन टाइम है, उसको पूरा हीलिंग प्रोसेस तो दीजिए। ऐसा नहीं कल कराया परसों आप वापस शूट में आ गए, ये नहीं है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे जो ब्लॉगर्स हैं, इनको हम लोग ब्लॉगर्स कहते हैं, उन लोगों को एबीसीडी नहीं मालूम है ऑफ साइंस ऑफ एस्थेटिक्स, और वो उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि इस चीज़ पे ये हकीकत नहीं भी हो सकती है। तो सर जी, मैं कुछ बिफोर एंड आफ्टर फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, बिल्कुल। क्योंकि आप इस क्षेत्र के बहुत जाने माने नाम हो। आप बताइए क्या टेक था, ठीक है? ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में ये बातें करते हैं ऑन सेलिब्रिटीज बिफोर एंड आफ्टर। यस। काजोल बिफोर एंड आफ्टर। यस। इसमें देखो, एक तो चीज़ ये मैं बोलूँगा कि देखो काजोल का रंग जो है एकदम टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है, एकदम डार्क कॉम्प्लेक्शन से एकदम सफ़ेद कॉम्प्लेक्शन में चले जाना। तो ये सिर्फ किसी एक ट्रीटमेंट से द्वारा संभव नहीं है। इसके लिए क्या कंटिन्यू कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेते रहना पड़ता है। कुछ इंजेक्शंस ट्रीटमेंट रहते हैं, लेज़र टोनिंग रहती है, केमिकल पील्स रहते हैं, तो उससे भी ये चीज़ मिलती है। ये माने रंग का जो है साफ हो जाना बिल्कुल संभव है। ये है वानी कपूर बिफोर एंड आफ्टर। यस, इसके अंदर देखो मैं कहूँगा उन्होंने जॉ सर्जरी कराई हुई है, लिप में ट्रीटमेंट करा है, और जो मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे जो चिक बोन्स है उनको हाई करने के लिए वहाँ पे फैट ग्राफ्टिंग भी की हुई है। अच्छा क्या है? ऑब्वियसली देखो, अगर देखो ये क्या है, तो ये ना उस पर्सन का परसेप्शन है, क्योंकि शुरू में एकदम वो एकदम सूखी हुई लगेंगे, एकदम स्लिम है, लेकिन अब इसके अंदर हो सकता है उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, लेकिन जो दर्शक बोल रहे हैं कि नहीं आप पहले जैसे दिखती थी वो ज़्यादा अच्छा था। तो ये क्या होता है, ये इनका प्रेशर रहता है सर्जन्स के ऊपर कि नहीं मेरे को आप ऐसा कीजिए, एंड उस प्रेशर में सर्जन को करना पड़ता है, भले ही पब्लिक को वो पसंद ना आए। अनुष्का शर्मा। या अनुष्का शर्मा का अगर बोलें तो देखो, मेरे को जो उनका दिखता है कि लिप्स जो हैं, मेरे ओपिनियन जो है कि थोड़े से ज़्यादा ओवरफिल्ड हो गए हैं, तो जिससे उनकी जो नेचुरलिटी थी जो लिप के अंदर वो ना कहीं खो गई है। तो थोड़े से कम लिप फिलर ट्रीटमेंट करते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। और साथ में उन्होंने जॉ स्लिमिंग, चिन में भी फिलर लिया है, जॉ लाइन को स्लिम किया है। अदिति राव हैदरी। या इनका देखो राइनोप्लास्टी है, ब्लिफ्रोप्लास्टी है, जॉ कंटूरिंग है, चिन में फिलर्स है। मेरे हिसाब से ये पहले वर्जन से ज़्यादा अच्छा है। पर 4-5 प्रोसीजर्स हुए हैं हाँ इन पे। डेफिनेटली, क्योंकि क्या है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक ट्रीटमेंट से संभव नहीं है। कि कभी कभी क्या है, किसी शरीर के हिस्से में हमको सर्जरी करनी पड़ रही है, कुछ हिस्से में विदाउट सर्जरी भी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें फिलर ट्रीटमेंट होती है, कहीं कहीं पे बोटॉक्स देते हैं, थ्रेड से कंटूरिंग करते हैं, जिसे क्या कहते हैं एकदम आजकल आपने इंस्टाग्राम में स्नैच्ड जॉ लाइन, मैंने ऐसी जॉ लाइन बनाई है कि आप खीरा मारो कट जाए, शार्प जॉ लाइन। ये रही हमारी वेरी वाइडली डिस्कस्ड या जानवी कपूर। बिल्कुल, इन्होंने बहुत सारी सर्जरीज कराई हैं, मैंने इंक्लूडिंग जॉ, लिप, बक्कल पैड फैट रिमूवल, ग्राफ्टिंग हेयर, ब्लिफ्रोप्लास्टी ऑल्सो। ब्लिफोप्लास्टी क्या होता है? ब्लिफ्रोप्लास्टी होता है जिसमें क्या होता है कि हल्का सा भी अगर जैसे स्किन फोल्ड एक्सिस हो गया या नीचे लोअर आईलिड में वो जो बाहर निकल के आ जाते हैं, आईलिड बैग्स हो जाते हैं, तो उसको भी वो लोग क्लियर कर लेते हैं, जिससे क्या कहते हैं कि वो ऐसा लगे कि जैसे चिक और आईलिड में कोई डिफरेंस ही नहीं है, एकदम जो बचपन वाली हमारी जो फिगर होती है, कोई फोल्ड्स क्रीजेज ही नहीं है। दैट इज अ टाइप ऑफ अ ब्लिफ्रोप्लास्टी इन लोअर आईलिड। तो ये जो आपने कहा इन्होंने 5-6 प्रोसीजर्स करवाई है, एक प्रोसीजर के लिए कितनी बार अप्रॉक्सीमेटली जाना पड़ता होगा कॉस्मेटिक सर्जन के पास? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा सिद्धार्थ। कभी कभी क्या होता है कि अगर 2 स्मॉल सर्जरीज हैं
तो हम लोग एक साथ भी कंबाइन कर लेते हैं, जिससे क्या है कि एक ही एनेस्थीसिया, एक ही डाउन टाइम, एक ही एंटीबायोटिक में उनका हो जाए। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्सिटी माने यदि ऑपरेशन बहुत जटिल है, तो इसके अंदर क्या होता है कि सर्जन का मेन फोकस रहता है, पहले अगर नाक इतनी ज़्यादा खराब है वही 3-4 घंटे लेगी, तो मैं पहले वो उस चीज़ को कंप्लीट कर दूं, देन बाकी या 2 या जो भी सर्जरीज बची हैं उनको नेक्स्ट सेशन में करें। तो क्योंकि सेफ्टी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ प्ले करती है सर्जन के लिए। अकॉर्डिंग टू यू, आई नो हर इंसान का अलग ओपिनियन होता है, अकॉर्डिंग टू यू ये कैसा है? अच्छा प्रोसेस हुआ है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये कुछ ज़्यादा ही चौड़ा हो गया है कि क्योंकि पहले वो स्लिमर भी थी, लेकिन क्या हालांकि चिन ठीक है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ फेस थोड़ा सा अननेचुरल लग रहा है, जिसमें उनकी नेचुरलिटी खत्म हो गई है। श्रुति हासन, या नो डाउट इनका भी इनका एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ठीक जो मुझे नहीं लग रहा है मेरी नज़र में, उसका चिन जो है, चिन की खूबसूरती उनकी गायब हो गई है पोस्ट ट्रीटमेंट। जो कि ओरिजिनल में उनका चिन जितना सुंदर था, वो सारा ही उनका फोकस, अगर जैसे हम लोग किसी मिलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आंखों की तरफ देखते हैं, नाक देखते हैं यहाँ, उसके बाद गेज चेंज करके चिन की तरफ आते हैं। और इनके केस में क्या होता है, सब कुछ भूल के आप चिन देखने लग जाते हो। भैया ये तो माने ये ठीक नहीं है, ये एक बार में ही आप बोल सकते हो ये चीज़ ठीक नहीं है मेरी नज़र में। कतरीना कैफ, यह कतरीना कैफ अगर देखा जाए पहले से थोड़ी सी बल्की थी, नो डाउट स्लिमर हुई, लेकिन अगर आप सही से स्क्रूटनी करोगे तो मेरी नज़र में लगता है कि उनके चिक्स में जो फिलर ना कुछ ज़्यादा ही दे दिए हैं, कि जब वो स्माइल करती देखता है आँख ना एकदम छोटी हो जाती हैं। तो थोड़े से कम फिलर ट्रीटमेंट देने से मिड फेस में उनकी नेचुरलिटी और खूबसूरती और बेहतर होती है। ये मेरा ओपिनियन है, मैं किसी को आई क्रिटिसाइज अंडरस्टैंड, नहीं जो कर भी रहा है हूँ। सर का ओपिनियन है। मैं बाकी जो सेलिब्रिटी चाहे, पेशेंट चाहे और जो डॉक्टर चाहे, गॉट इट अवश्य। सर जी। दिशा पाटनी, या इनमें भी बहुत मल्टीपल सर्जरी का, ये जॉ लाइन, चिन, राइनोप्लास्टी इंक्लूडिंग लिप ट्रीटमेंट। जो मेरे ख्याल से जो उनका जो पुराना पिक्चर से ये पिक्चर में मेरे को तो स्लिमर एंड लॉन्ग लगती हैं। पहले में थोड़ी सी गोल थी, इसके अंदर वो ज़्यादा ही स्केल्टनाइज हो गई, मैंने ज़्यादा ही सुखा दिया गया उनको, ऐसा लग रहा है मुझे। ये मेरा ओपिनियन है। शिल्पा शेट्टी, या बिल्कुल इनका मैं बोलूँगा, इनका अगर पहला और अभी का, क्योंकि इनका जो हमने सुना था हमारे ग्रुप में जो डिस्कस होता है, क्योंकि हम लोग जब अपने ग्रुप रहते हैं नेशनल इंटरनेशनल ग्रुप्स, इन्होंने 2 या 3 बार शायद राइनोप्लास्टी कराई थी। लेकिन हाँ, पहले से और अभी की तुलना में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर भी जो मैंने सुना था कि वो बहुत ही परफेक्शनिस्ट थी, वो बोली कि मेरे को और भी करनी चाहिए नाक सुंदर, लेकिन वो करने के चक्कर में जो बीच में जो उनकी नोज़ का जो शेप था वो ज़्यादा बेहतर था, हालांकि जो अभी जो नोज़ है, ऐसा कहते हैं। सुहाना खान, या इन्होंने भी बहुत कुछ कराया है, इंक्लूडिंग आप देख सकते हो फेयरनेस ट्रीटमेंट भी कराया है। तो अब ये जेनजी जो लोग हैं ना, ये भी बड़े फिक्स आइडिया से रहते हैं कि हमको अगर जॉ लाइन या चिन पतला करना है तो करना ही है, भले ही उनकी उम्र कम हो। तो अंडर प्रेशर जो एस्थेटिक सर्जन होते हैं उनको ये करना पड़ता है। खुशी कपूर, या ये तो देखो वाकई में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन अगर मेरे से आप पूछोगे, पहला देखा जाए, लेकिन लिप्स जो है मेरे को उनके ज़्यादा नेचुरल नहीं लगते हैं, ये मैं बोलूँगा। नाइसा देवगन, या इन्होंने भी बहुत कुछ कराया हुआ है सर्जरीज। अब मुझे लगता है कि जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट थी उससे प्रभावित हो गए सर्जन ने, जो जो करना चाहिए था वो किया, इंक्लूडिंग लाइपोसक्शन। अब बॉयज की ओर चलते हैं। राजकुमार राव का ये लुक, बिल्कुल, ये तो मैं बोलूँगा इतना ट्रॉल हुआ इनका जॉ फिलर ट्रीटमेंट से, मैंने उनका जो नेचुरलिटी थी वही ख़त्म हो गई। मैंने लोग बोल रहे थे क्यों, क्या ऐसा हुआ जो इतना ख़राब ट्रीटमेंट करा लिया। अब ये मेरे लिए भी बोल पाना मुश्किल है कि जो इनके ट्रीटमेंट करने वाले सर्जन थे या डर्मेटोलॉजिस्ट थे या इंजेक्टर थे, वो ऐसा क्यों किया, या अब जो उन्होंने किया, लेकिन वो सच बताएं उनकी पूरी नेचुरलिटी ख़त्म हो गई थी। और अल्टीमेटली उन्होंने फिर उस फिलर को डिसॉल्व भी कराया, जिससे कि उनका ओरिजिनल लुक वापस आए। ये तो मैं बोलूँगा कि एक ऐसा चीज़ था कि जो कोई ABCD भी नहीं मालूम है जिसको कॉस्मेटिक सर्जरी, वो भी बोलेगा कि भाई ये गलत हो गया, इट वॉज टोटली रॉन्ग। शाहिद कपूर, यस, इन्होंने भी फिलर ट्रीटमेंट कराया, मेरे को जो लग रहा है कि शायद सर्जरी नहीं है, तो वो भी उनका ज़्यादा हो गया है।
तो ज़्यादा होने से क्या है, जो उनका एक जो गुडी गुडी जो एक बॉयिश लुक था, वो फेमिनिन लुक की तरफ चला गया। ये मेरा ओपिनियन है, देखो मैं ये बोलूँगा। रणबीर, रणबीर का भी इनको बहुत चेंज हुआ है इनका। अब क्या एग्जैक्टली पिन पॉइंट कराया है बोल पाना मुश्किल है, क्योंकि वो शायद पिक्चर उनकी पहले पुरानी थी एंड मे बी हो सकता है उन्होंने फिलर लिया है, या ही हैज पुट ऑन वेट। ज़्यादा वजन बढ़ने से तो सब जगह फैट बढ़ जाएगा। so this is the previous one, this is the present one. हाँ, तो कुछ ना कुछ तो है उनका। यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे उनके फिलर ज़्यादा हो गए हैं, जिस कारण से आंखें ना उनकी छोटी हो गई हैं। फिर सलमान खान, ये बहुत सही। ये तो मैं बोलूँगा कि ये जो है सबसे पहले ऐसे सेलिब्रिटी थे जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, और जो इतना पूरे भारतवर्ष में फैल गया कि भाई सलमान खान हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी थे। पॉजिटिव इफेक्ट ये थे कि भाई वो हेयर ट्रांसप्लांट, लोगों में ये धारणा है कि हेयर ट्रांसप्लांट से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होती है, या नर्व कट जाती है, पता नहीं ब्रेन डैमेज होता है। तो इन्होंने पॉजिटिव बहुत चीज़ें कॉमन पब्लिक में ये मैसेज दिया कि हेयर ट्रांसप्लांट एक आदमी के लिए बहुत बेटर है, उसकी पर्सनैलिटी को ठीक करने के लिए, और आदमी के लिए ग्रूमिंग करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो उन्होंने शायद 2 या 3 बार ट्रांसप्लांट कराया है कि जिससे उनका और ज़्यादा घना दिखे। करण जौहर का प्रेजेंट लुक, प्रेजेंट लुक तो मैं बोलूँगा कि ये एक साइड इफ़ेक्ट हो रखा है उनको। अगर अभी आप सुने होंगे ओज़ेम्पिक, मुंजारो, ये ट्रीटमेंट यूएस, यूके, बाहर विदेशों में बहुत चल रही है कि लोग ना कोई एक्सरसाइज करना नहीं चाहता है और खाने-पीने का ध्यान नहीं रखना चाहता है, बस वो ओज़ेम्पिक इंजेक्शन लेके अपना वेट को कम करेंगे। तो वेट कम तो हुआ उनका, लेकिन क्या हुआ कि साथ में मसल और बोन्स भी शरीर से चले गए। तो उनका ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वो स्टार्व्ड हो गए हैं, माने उनको खाना-पीना नहीं मिल रहा है और सब कुछ श्रिंक हो गया है। तो ये भी लेना, उस कभी भी लो तो या तो किसी मेडिकल गाइडेंस में प्रॉपर लो जिसको इसके बारे में पूरी नॉलेज है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे सेलिब्रिटी तो दे ट्रैवल, माने बाहर जाते रहते हैं और वहाँ पे क्या फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ से ले आए। यहाँ पे क्या इंसुलिन की तरह इंजेक्शन है ना, खुद भी सबके अपने-अपने डॉक्टर्स रहते हैं, सबके अपने-अपने पर्सनल केयर टेकर्स होते हैं। तो इंसुलिन के लिए दिया है उसको इंजेक्शन, एंड अल्टीमेटली ये बहुत ही खराब लुक है ये मेरी नज़र में। आयुष्मान खुराना, या आयुष्मान खुराना जी ने भी 2-3 सर्जरीज़ कराई हैं। तो पहले जैसे उनका फेस में जो था कि कोई अट्रैक्शन नहीं था। अभी एक पॉजिटिव साइड ये हुई है कि क्या होता है, कॉस्मेटिक सर्जरी सब समय नहीं है कि भाई कोई डिफ़ॉर्मिटी है या उसके लिए करा रहे हैं। लोग अपनी लुक्स को एनहांस करने के लिए, मोर ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए भी बनाते हैं। तो इसके अंदर कभी-कभी तो सर्जरीज़ होती हैं, और कभी-कभी विदाउट सर्जरीज़ मीन्स नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से भी ये चीज़ मिलती है, व्हिच इज़ गुड। ये देखिए, यस, अरे बाप रे! इनको कौन नहीं जानता है। इनके लिए तो लोग दीवाने हैं, क्रेज़ी हैं। ये भी कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कराते ही हैं, चाहे बोटॉक्स हो, चाहे फिलर्स हो, या जॉ कंटूरिंग हो। क्योंकि इनके लिए क्या है, शार्प जॉ लाइन, ब्रॉड चिन, माने एक गंभीर, स्टर्डी, एकदम ही-मैन या एकदम रोबो जैसा लुक बहुत ज़रूरी है उनके लिए। क्योंकि आप देखोगे हर जगह वो इसी तरह से ही दिखते हैं। चाहे वो कोई भी मूवी आप उठा के देख लीजिए, एवरी टाइम ही इज़ फिट एंड फाइन। क्या बात है सर जी। और अब कार्तिक आर्यन, जी हाँ, बिल्कुल, हाँ, इन्होंने भी सर्जरी कराई। इन्होंने जॉ सर्जरी मेनली कराई है और अपना बक्कल पैड-फैट लिखवाया है, जिससे उनका क्या है कि ये वी शेप आ गया है, जॉ एकदम शार्प, और जो चिन जो है एस्थेटिकली एकदम देखने में सुंदर और प्रोपोर्शनेट हो गई है। शाहरुख खान बिफोर एंड आफ्टर, यस, बहुत ही चेंज है शाहरुख जी की बिफोर एंड आफ्टर में। तो ये भी रेगुलरली कुछ ना कुछ एस्थेटिक ट्रीटमेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ बोटॉक्स या फिर फिलर, जिससे उनका ये जो कट्स जो हैं उनके शाहरुख स्टाइल, जिसको क्योंकि एक टाइम पे ट्रेंडिंग था कि शाहरुख लाइन हम लोग बोलते थे, कि मेरे पास पेशेंट्स आते थे कि सर मेरे को ना वो शाहरुख लाइन चाहिए, जो उनका एक वर्टिकल लाइन आता है अगर गाल पे व्हेन ही स्माइल्स, तो ये चाहते थे। तो इसके लिए हम लोग ना सर्जरी करते हैं, जिसके अंदर क्या है कि वर्टिकल लाइन आती है जब पेशेंट स्माइल करता है या कुछ बोलता है, तो इसको हम लोग शाहरुख लाइन बोला करते थे। तो ये बहुत ट्रेंडी हुई थी ये सर्जरी उस टाइम पे। क्या बात है। तो इट्स अ गुड जॉब। या डेफिनेटली इट्स अ गुड जॉब।
लेकिन मैं ना एक सिद्धार्थ बात बोलना चाहूँगा, जो मैंने अभी तक जो बोला है ना, ये सिर्फ मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि ये मेरा ओपिनियन है। तो हर लोगों का अप ट्रीटमेंट करते हुए या देखते हुए हर का नज़रिया अलग हो सकता है। तो दिस इज़ माय फीलिंग्स जो मैंने आपको डिस्क्राइब करी है। एब्सोल्युटली, आपका इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है। एकदम। एब्सोल्युटली। सर, अभी ऑनेस्टली बताइए, ये सारे प्रोसीजर्स का कोई साइड इफेक्ट्स होता है? बिल्कुल, मैं बोलूँगा सिद्धार्थ, हर प्रोसीजर का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहता है, एक डाउन टाइम रहता है। लेकिन यदि हम लोग प्रॉपर असेसमेंट करते हैं क्या पेशेंट को चाहिए, उसको पूरा प्री ऑपरेटिव वर्क जो होता है, चाहे वो ब्लड रिपोर्ट्स हों, चाहे उनके वो जो एक्स-रेज़, अल्ट्रासाउंड या सीटी, एमआरआई भी हो, वो सब हम लोग करते हैं, जिससे कि ये साइड इफ़ेक्ट्स को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकें और अवॉइड कर सकें। तो एक्सपीरियंस्ड कॉस्मेटिक सर्जन के पास आने से क्या होता है, ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं या मिनिमल होते हैं। तो मैं बोलूँगा कि टच वुड मैं बोलूँगा कि अभी तक जो अराउंड मैं बोलूँगा कि 99.9% मैं बोलूँगा कि पेशेंट मेरे सैटिस्फाइड ही रहते हैं। 1% तो देखो कुछ प्लस माइनस रहता ही है, जिसको हम लोग कभी-कभी टच अप प्रोसीजर्स में भी उसको इम्प्रूव कर देते हैं। क्या आपको लगता है क्योंकि अभी लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, या तो इस तरह की सर्जरीज हो, एस्थेटिक वाली या फिर कॉस्मेटिक सर्जरीज अब और होने वाली हैं? बहुत बढ़िया सवाल। देखो, अगर आप देखोगे ग्लोबली हम लोगों की जीने की उम्र बढ़ गई है। यानी जीने की उम्र बढ़ गई है, माने आदमी की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बढ़ गई है, और लोग जो हैं हेल्दी भी रहते हैं और हेल्दी सोचते हैं। यदि हेल्दी सोचते हैं तो वो क्या हेल्दी दिखना भी चाहेंगे। तो ये जो उम्र जिनकी बढ़ रही है वो भी हम लोगों के पास एस्थेटिक ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, कभी कभी सर्जरी के रूप में, कभी कभी बिना सर्जरी के नॉन सर्जिकल के रूप में। और इसके अलावा साइंस ऐसा प्रोग्रेस कर रहा है कि बहुत सारी मिनिमल कह रहे हैं इन्वेसिव एस्थेटिक सर्जरीज या एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कहते हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होने के कारण वो हम कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई डाउन टाइम नहीं है या मिनिमल डाउन टाइम है। यानी कोई सर्जरी का डाउन टाइम नहीं रहा और हम लोगों ने दे भी दिया ये ट्रीटमेंट। तो ये, और हम लोग की जो नई जनरेशन है, आप ये जानते ही हो, वो इंस्टा से भी, स्नैपचैट से भी, एंड व्हाट नॉट, दे आर फॉलोइंग द ब्लॉगर्स, अवर सेलिब्रिटीज। एंड पोस्ट कोविड तो आपको पता है ना, हम लोग सब लोग, आपको पता ही होगा कि हम लोग ऐसे करके बात करते थे कोविड के टाइम पे, और सबसे पहली बार इतने घंटे तक जूम कॉल पे अपने आप का शक्ल देखते थी, अरे इतना सैगी हो गया, इतना ये खराब लग रहा था। तो देयर वाज अ बूम, अचानक से ये आया कि मैं इतना खराब दिखती हूँ या दिखता हूँ, तो ये ट्रेंड बहुत बढ़ गया। तो अवेयरनेस, सोशल मीडिया, फॉलोइंग सेलिब्रिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने के कारण ये एस्थेटिक सर्जरीज एंड एस्थेटिक ट्रीटमेंट बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, और खासकर हमारे देश में। आपने एक बार जिक्र भी किया था बायोलॉजिकल रिवर्सल ऑफ एजिंग, यानी कि एज आधार कार्ड में बढ़ रहा है या बट सेल्यूलर लेवल पे डिक्रीज हो रहा है। बहुत सही बात बताइए ना सर। अरे मेरा कैमरामैन अभी कूद गया अपने सीट से, बेचारा, उसको चाहिए। बताता हूँ। ये सिद्धार्थ, ये बहुत सही बात आपने छेड़ी, जो मैंने अपने टॉक में भी बोली। क्या है कि आपकी आधार कार्ड या जो पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स पे आपकी उम्र बढ़ेगी, लेकिन रीजनरेटिव ट्रीटमेंट की वजह से आपके सेल्यूलर लेवल पे उम्र कम होने लग जाएगी। मतलब आप बायोलॉजिकली आपकी उम्र जो है कम हुई, क्रोनोलॉजिकल उम्र लेकिन बढ़ गई। यानी क्या होता है कि ये जो स्टेम सेल थेरेपी, एक्सोसोम ट्रीटमेंट्स, पीआरपी ट्रीटमेंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे क्या कहते हैं कि ये हमारे सेल्स को सेलुलर लेवल पे, माने सेलुलर लेवल के अंदर घुस के उनको रिपेयर करते हैं, रीजनरेट करते हैं और रीजुविनेट करते हैं। तो इससे क्या है कि मैं ये मेरा एक ड्रीम है कि डेफिनेटली एक ना एक दिन ये चीज़ बहुत आगे तक बढ़ जाएगी। माने कहने का मतलब है कि सिद्धार्थ, आज और तुम हम जैसे बैठे हुए हैं, आज से 10 साल बाद ऐसी तरह से दोबारा बैठे होंगे। क्या बात है सर जी, बल्ले बल्ले, चक्के फट्टे, लव इट सर। इसके लिए तो पार्टी होनी चाहिए। डेफिनेटली But- डेफिनेटली। सर, बोटॉक्स का कोई एज होता है, आइडियल एज होता है करने के लिए? बिल्कुल, ये हम लोगों की लीगली जो है,
हम लोग बोलते हैं कि पहले तो क्या है 18 ईयर से पहले नहीं करना चाहिए, कॉस्मेटिक इंडिकेशन में बोल रहा हूँ ये, ठीक है। बेस्ट एज क्या होता है कि लेट 20s और अर्ली 30s में यदि आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट लेते हो तो क्या होता है कि आपका परमानेंट लाइंस जो बनती हैं उस चीजों को हम लोग प्रिवेंट कर लेते हैं। ये तो हुआ आपके एस्थेटिक मींस कॉस्मेटिक कारण से बोटॉक्स का ट्रीटमेंट। लेकिन बोटॉक्स का ट्रीटमेंट सिर्फ हम लोग कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में नहीं करते हैं या रीजन के लिए नहीं करते हैं, इसके अलावा कॉस्मेटिक अदर कॉस्मेटिक रीजन के लिए भी बोटॉक्स करते हैं। जैसे कि कुछ कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती हैं, जैसे कि माइग्रेन। एक माइग्रेन जो कहते हैं ना, दर्द इतना होता है, इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं यार, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये डॉक्टर चला गया, उस न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा लिया। तो बोटॉक्स ना मैजिक की तरह काम करता है माइग्रेन के लिए। सेकेंडली, कुछ आपने सुना होगा या किसको पसीना बहुत आता है, माने किसी से हैंडशेक करते हैं तो पता लग रहा है यार, माने दे फील वेरी एम्बरेस्ड, बहुत खराब लगता है। या स्कूल के बच्चे पेपर लिख रहे हैं और पसीने से पेज गीला हो जा रहा है, इसको हम लोग हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। या फिर कुछ आपके दोस्त भी होंगे जो इफ़ यू गो क्लोज स्टिंग करते हैं, इतना ज़्यादा निकलता है पसीना बगल से, तो इसको हाइपर हाइड्रोसिस कंडीशन कहते हैं। तो उस चीज़ को भी हम लोग बोटॉक्स से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सच बता रहा हूं, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है हाइपर हाइड्रोसिस की, इंजेक्शन दिए अगले दिन से पसीना गायब। और कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है, जैसे आपने सुना होगा सेरिब्रल पॉल्सी हो जाती है, या मसल स्पैस्टिक हो रखी है, या ऐसे ऐसे ट्विचिंग होती है, मसल हाइपर एक्टिव हो रखी होती है, तो उसमें भी हम लोग ना बोटॉक्स देके उस मसल को रिलैक्स कर देते हैं। तो बोटॉक्स हम लोग कॉस्मेटिक रीजन के लिए भी करते हैं और नॉन कॉस्मेटिक रीजन के लिए भी करते हैं। क्या हेयर लॉस ट्रूली इरिवर्सिबल होता है? बहुत अच्छा सवाल। सर, बॉल्डनेस काश मेरे टीचर ने बोला होता मुझसे, बहुत अच्छा आंसर। कभी नहीं बोला सर, आंसर कभी अच्छा नहीं दिया, एक सवाल अच्छा सवाल पूछा। अच्छा। That's why you are here and I am here in front of you. You are bombarding with me questions. आप मेरे को बस एक पे एक तीर मारे जा रहे हैं। मजेदार जवाब भी दे रहे हैं और दिल से दे रहे हैं आप। बिल्कुल। अब आते हैं आपके सवाल पे। आपने पूछा गंजापन या हेयर लॉस जो इरिवर्सिबल है कि नहीं है। सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अगर किसी को हेयर फॉल शुरू हो रहा है, अगर मान लो उसकी जेनेटिक में है गंजापन, चाहे पापा की तरफ मीन्स मेटरनल साइड या पेटर्नल साइड में है, तो इसका 100% इलाज है। आप देखोगे कोई व्यक्ति यदि पूरा गंजा है, लेकिन आप देखोगे कान के ऊपर, सर के पीछे और शरीर के बाल आखिरी सांस तक रहते हैं, क्योंकि ये क्या जेनेटिक प्रोग्रामिंग रहता है और ये मेल हार्मोन रेजिस्टेंट होते हैं। तो उनको हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट के द्वारा उनको दोबारा से प्रस्थापित कर सकते हैं, यानी ट्रांसप्लांटेड हेयर ग्रो करेंगे, उनमें कंघी करो, तेल करो, शैम्पू लगाओ, सब कुछ होगा। ये तो हुआ जिसको गंजापन हो गया। सेकेंडली, जिनको जस्ट झड़ना शुरू हुआ है, खालीपन हो रहा है, तो इनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट और रीजनरेटिव ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन देने से उन बालों को हम वापस उगा सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को बोलूँगा कि अगर कोई गंजापन या बालों से लड़ रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, हेयर फॉल हो रही है, कुछ इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो भाई आप किसी कॉस्मेटिक सर्जन को मिल लो या मुझे ही मिल लो सिद्धार्थ के द्वारा, एंड आई विल फिक्स द प्रॉब्लम। आप वेजिटेरियन हो? हाँ जी। नॉन स्मोकर हो, नॉन अल्कोहलिक हो, डज ये जो लाइफस्टाइल आपकी है, ये आपके पेशेंट्स पे भी आप डलवा देते हैं, इम्पैक्ट करवाते हो? बहुत अच्छा सवाल है सिद्धार्थ। इसका ना बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब भी मैं ऑपरेशन के बाद हर पेशेंट को एक ना एक डाइट रिजिम हम देते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताते हैं, बिकॉज कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट की रिकवरी के लिए। जब मैं ये बात उनको बोलता हूँ ना, तो उनको बहुत भरोसा होता है, क्योंकि मेरा जो मानना है ना, आई वॉक द टॉक, क्योंकि जो मैं कर बोल रहा हूँ वही मैं खुद भी अपने आप पे फॉलो करता हूँ। तो हेल्दी रहना मेरे लिए कोई स्लोगन नहीं, ये मेरी जिंदगी है। वाह, स्लोगन नहीं, जिंदगी है। आई एग्री, मेक इट योर लाइफ, है ना? या मैंने सुना है कि आप खुद 50 किलोमीटर साइकिलिंग रोज करते हैं, हाईएस्ट बीइंग 400 किलोमीटर्स। राइट। ये आपकी सर्जरी में आपको कैसे हेल्प करता है? सही कह रहे हो सिद्धार्थ। मेरा जो कहना है कि जब मैं कोई 4 घंटे 6 घंटे की सर्जरी करने में जो मुझे फोकस लगता है, जो अटेंशन चाहिए होता है, वही सेम अटेंशन चाहिए होता है जब मैं 400 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहा हूँ। क्योंकि ये फोकस मेरी सर्जरी में हेल्प करता है, क्योंकि सर्जरी इज़ वेरी क्रिटिकल थिंग,
कि कोई चीज़ यदि रॉन्ग हुई तो पहले तो क्या है, कुछ चीज़ गलत हो सकती है, नुकसान हो सकता है, परमानेंट डैमेज हो सकता है, तो वो मुझे नहीं करना है। मुझे क्या करना है कि पेशेंट की सेफ्टी बनी रहे और मैं एकदम ध्यान मग्न होकर उसमें रहूं। दूसरा, साइकिलिंग से मैं फिट रहता हूं, जिससे मेरी बैक टू बैक सर्जरी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। क्या बात है। और वो स्माइल भी वहीं से आता True. है ना? और मूंछों का जो स्टाइल है वहीं से। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बढ़िया सर। कायाकल्प, जहां पे आप मेहनत करते हैं कोलकाता में, जहां पे अनगिनत सर्जरीज करते हैं। जैसे लोग कभी कभार ब्रेक्स लेते हैं, आप ब्रेक लेते नहीं हो सर्जरी से, ये मैंने सुना है। सर्जरीज ड्राइव यू। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपका होम एंड होम टू लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरीज हम लोग बात करते हैं, एस्थेटिक ट्रेनिंग बात करते हैं, पर वो वाकई लोगों की लाइफ्स को बदलता है। ये टर्म कायाकल्प कहाँ से आया? बहुत अच्छा सवाल सिद्धार्थ, मैं बोलूँगा हमारे संस्कृत में एक वर्ड है काया, जिसका मतलब होता है शरीर या बॉडी। कल्प जो है मतलब होता है विश या ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपको हमारे साहित्य में जो है, हमारे शास्त्रों में है, जब समुद्र मंथन हुआ था, सागर मंथन, तो एक कल्प वृक्ष निकला था। तो कल्प वृक्ष यानी विश ट्री, उस पेड़ से आप जो भी कामना करेंगे, इच्छा करेंगे, वो पूर्ण हो जाएगी। तो मैं अपना जब क्लिनिक का नाम सोच रहा था, तो मैं चाहता था कि मेरा क्लिनिक का नाम हमारे भारतीय इतिहास से कहीं न कहीं या शास्त्रों से जुड़ा हो। इसके अलावा कुछ ऐसा हो जो कि ना फिज़िकल मेटामॉर्फोसिस हो। जैसे कि कायाकल्प मीन्स ये एक ऐसी जगह है जहाँ अपनी इच्छा के अनुसार आप अपने शरीर में तब्दीली ला सकते हैं। चाहे तो वो सर्जरी करके या मिनिमल सर्जरी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के द्वारा। कौन से सेलिब्रिटीज है, ठीक है, जिनको आप रेकमेंड करेंगे राइनोप्लास्टी, बोटॉक्स और हेयर ट्रीटमेंट अलग अलग? बिल्कुल। देखो सिद्धार्थ, मैं एक बोलूँगा कि देखो, सबसे पहले तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि नहीं तो क्या होता है कि लोग कभी-कभी मैंने देखा है कि लोग आते किसी एक कारण से मुझे दिखाने के लिए, मान लो वो आए हैं अपने बालों को दिखाने के लिए, और मैंने बता दिया कि यार तुम ना नाक का ट्रीटमेंट भी करा लेते तो बहुत अच्छा रहता। और उससे पहले क्या था, उस पेशेंट के दिमाग में नाक के बारे में था ही नहीं, शी वाज़ वेरी हैप्पी। लेकिन जैसे ही मैंने उसको फ़ोकस कर दिया या उस मेल या फीमेल को फ़ोकस कर दिया, अचानक से वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि नहीं यार, कुछ न कुछ मेरी नाक में गड़बड़ है और मुझे करानी ही है। और तो क्या होता है कि मैंने अननेसेसरी उसको एक जगह से लेके दूसरी जगह पे डाल दिया। तो मेरे हिसाब से जो क्या है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग-अलग चॉइस होती है कि मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट चाहिए या राइनोप्लास्टी चाहिए या लाइपोसक्शन चाहिए या फेस ट्रीटमेंट चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो व्यक्ति जो दिखाता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसके अंदर ऐसी पॉजिटिव वाइब्स हैं, लेकिन उसकी अपीयरेंस में वो है ही नहीं, तो मैं चाहूँगा कि मैं ऐसा उसके चेहरे या उसके शरीर पे वो ट्रांसफॉर्मेशन लाऊँ जो उसके रियल एनर्जी है वो बाहर दिखे लोगों को। दिस इज़ हाउ मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको ये ट्रीटमेंट करानी चाहिए। हर इंसान एक मुकाम तक पहुंचता है कुछ लोगों की वजह से, और मैं जानता हूं कि आप थोड़े सेंटिव अपने लोगों के बारे में बिल्कुल। हो जाए। सबसे पहले तो मैं ना यूनिवर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, और मेरे भगवान जी, जिनकी वजह से सब कुछ सही सुचारू रूप से हुआ और मैं इस मुकाम में पहुँचा। इसके अलावा मैं अपने माता-पिता, मेरी फैमिली जो इतना मुझे सहन करती है। मेरी वाइफ़ तो बोलती है कि मुझसे शादी होने से पहले तुमने तो शायद स्कैल्पल ब्लेड से अपनी शादी करी थी। मैं अपने गुरु, जिन्होंने मेरी लाइफ़ को शेप किया, और मेरी टीम मेंबर्स जो मेरी बैकबोन है, और इसके अलावा मैं बोलूँगा जो मेरे पेशेंट्स, जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और अपने आप को मेरे नाइफ़ या मेरे ट्रीटमेंट में सुपुर्द किया। तो ये मैं कहूँगा कि ये सिर्फ़ मेरी ही जर्नी नहीं है, ये हम सबकी जीत और हमारी सबकी जर्नी है। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि आप मेरे मित्र हैं। एक दो इवेंट्स जहां मैं होस्ट कर रहा था, आप वहां पे थे एज वन ऑफ द चीफ गेस्ट, एंड मैंने बहुत सुना आपके बारे में। जी हाँ, डॉक्टर विक्रम सिंह राठौर, नाम में वजन है, काम में वजन है। सर, जाने से पहले एक छोटा सा गिफ्ट मेरी वाइफ नेहा ने या
कवाई कॉस्मेटिक्स लॉन्च किया परफ्यूम फॉर किड्स. या It's on Amazon, it's on Flipkart, it's on Nykaa, it's on our website. ये विटामिन ई से भरा हुआ है, which is great for the skin of kids. वाटर बेस्ड, नो अल्कोहल. तो बच्चे तो यूज करते ही है बिकॉज इट्स सेफ. बड़े भी यूज करें बिकॉज इट स्मेल्स ग्रेट. किसी के पास एलर्जी हो, स्किन कंडीशंस हो, प्रॉब्लम्स हो, दे कैन यूज इट. नेहा कवाई कॉस्मेटिक्स की ओर से विक्रम सिंह राठौर जी के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यूज यू. करिएगा, मजा बिल्कुल आएगा. बिल्कुल. Jiakaya Kalp, one of the world's leading cosmetic and laser surgery centers in Kolkata, जो इन्होंने establish किया है. And believe you me, he's doing wonders. Thank you, sir. Love थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सिद्धार्थ, आपके पॉडकास्ट पे मुझे बुलाने के लिए. आई एम रियली थैंक यू.